हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शलीना और मैं पिछले 5 साल से आईएलटीएस पढ़ाती हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है और मोस्टली स्टूडेंट्स को रीडिंग के अंदर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर डाउट्स होते हैं। आज मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आपकी सारी जो क्वेरीज है वो ख़त्म हो जाएगी और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सो लेट्स रीड द फर्स्ट टिप। इग्नोर एनीथिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक एंड डोंट मेक assumptions बेस्ड योर आंसर ऑन द टेक्स्ट ओनली। तो पहले से अगर हमें कोई चीज़ के बारे में अगर पता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। हमें सिर्फ जो पैसेज में दिया हुआ है हमें सिर्फ उसी के अंदर से आंसर फाइंड आउट करके हमें डिसाइड करना है कि वेदर स्टेटमेंट यस है या ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। ठीक है, सो हमें हमारे नॉलेज के ऊपर हमें कुछ भी नहीं अज्यूम नहीं करना। हमें सिर्फ यहाँ से उठा के जो भी स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एनी वर्ड्स दैट क्वालिफाई द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल सम, ऑल, मेनली, ऑफन, ऑलवेज एंड ओकेजनली। इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो इसको हमें बहुत ध्यान से हमें इसको बॉक्स के अंदर पहले रख देना है, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स है ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है और शायद हम ये वर्ड्स को कभी भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, बट ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर और येस नो नॉट गिवन के अंदर। क्योंकि अगर सम की बात की है दैट मीन्स वो सिर्फ थोड़े हैं, अगर ऑल की बात की है तो दैट मीन्स के सारे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर मेनली की बात की है, मोस्टली की बात की है, ऑफन की बात की है, तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, ये सारे सेम नहीं है, तो इसको हमें थोड़ा केयरफुल रह के इसको डील करना है। These words are there to test if you have read the whole statement because they can change the meaning. Okay, ये सारी चीज़ें चेंज कर देती है। जैसे अगर कोई चीज़ में दिया हुआ है कि all the people went to the wedding, okay, that means सारे लोग वेडिंग में गए हैं। और दूसरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि not all, that means all के आगे हमें not दिया हुआ है, या तो some people went to the wedding, तो वो दोनों opposite हो जाते हैं। This can be one of the good example. So Coca-Cola has always made its drinks in the US has a different meaning from Coca-Cola has mainly made its drinks in the US. So Coca-Cola always has made its drinks in the US, मतलब कि Coca-Cola ने हमेशा अपनी ड्रिंक्स यूएस में बनाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है इसका मतलब ये होता है कि कोकोकोला हैज़ मेनली मेड ड्रिंक्स इन द यूएस। इसका मतलब ये हुआ कि कोकोकोला ने ज़्यादातर ड्रिंक्स यूएस में बनाई है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि बी केयरफुल व्हेन यू सी वर्ब्स दैट क्वालिफाई स्टेटमेंट सच एज सजेस्ट, क्लेम, बिलीव एंड नो। इसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं हमारे लिए। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो द मैन क्लेम्ड ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीज़न। तो मैन ने क्लेम किया कि वो एक ब्रिटिश सिटीज़न है। और यहाँ पे स्टेटमेंट है कि द मैन इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है कि ये आदमी ब्रिटिश सिटीज़न है। यहाँ पे एक आदमी क्लेम कर रहा है कि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ। यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट गिवन है कि हाँ वो एक ब्रिटिश सिटीज़न है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, सो दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि देयर विल बी एटलीस्ट वन ऑफ ऑल 3 आंसर्स। ओके, तो अगर हमारे क्वेश्चंस अगर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सारे ट्रू मिल गए या सारे फॉल्स मिल गए और हमें एक भी नॉट गिवन नहीं मिला, दैट मीन्स हमने कहीं पे मिस्टेक की हुई है। ओके, क्योंकि एटलीस्ट एक आंसर नॉट गिवन का होगा, एटलीस्ट एक आंसर ट्रू का होगा और एटलीस्ट एक आंसर फॉल्स का होगा। नेक्स्ट हमारा ये टिप है कि डोंट स्किम एंड स्कैन द टेक्स्ट टू फाइंड द फाइनल आंसर। ओके, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर हमें ये पता है कि हम जब स्कैनिंग करते हैं, स्किमिंग करते हैं तो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर ज़्यादातर लोग इसीलिए आंसर्स उन लोग के गलत होते हैं क्योंकि वो लोग स्कैनिंग एंड स्किमिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं।
स्कैनिंग एंड स्किमिंग यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। अगर स्कैनिंग एंड स्किमिंग से अगर हमने डिसाइड कर लिया कि ये आंसर ट्रू है, दैट मीन्स हमारा आंसर 100% फॉल्स है। You will have to read the appropriate part of the text very carefully in order to understand what the author means. The next tip is don't look for words that exactly match those in the statements. You should also look for synonyms. Remember that you are matching meanings, not words. इसका मतलब ये हुआ कि हम सेम टू सेम वर्ड को मैच नहीं कर रहे हैं, हमें देखना है कि कोई सिनोनिम दिया हुआ है। सिनोनिम का मतलब ये होता है कि अगर उसके जैसा कोई दूसरा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें उसको भी देखना है और सिनोनिम को भी मैच करना है, सिनोनिम को भी देखना है। इफ़ यू कांट फाइंड द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर देन इट इज़ प्रोबेबली नॉट गिवन। सो इन फ्यू केसेस अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, हमें नहीं नज़र आ रहा है, तो उसको हम सेफली नॉट गिवन लिख सकते हैं। ओके, वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना उसको ढूंढने के लिए। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू हैव नो आइडिया व्हाट द आंसर इज़, पुट नॉट गिवन। अगर आपको कुछ नहीं पता कि आंसर क्या हो सकता है, नहीं दिख रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, तो उसको सेफली हम लोग नॉट गिवन लिख सकते हैं। यू प्रोबेबली हैव नो आइडिया बिकॉज द आंसर इज़ नॉट देयर। ओके, आंसर्स आर इन द सेम ऑर्डर दे अपीयर इन द टेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम गोइंग बैक, कीप ऑन रीडिंग। जो हमारे आंसर्स है वो प्रोग्रेसिव ऑर्डर में आएंगे, जैसे कि पहला वाला पहले आएगा, से हमारे पास यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारा पहले आएगा, उसके बाद ही हमारा सेकंड वन आएगा, उसके बाद ही हमारा थर्ड वन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट पहले हमारा थर्ड आएगा फिर हमारा फर्स्ट और सेकंड, ऐसा जंबल यहाँ पे नहीं होता। हमारे सारे जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के आंसर है वो सीक्वेंस में आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट वन भी मिल गया, हमें थर्ड वन भी मिल गया, हमें सेकेंड वन नहीं नज़र आ रहा है, दैट मीन्स वो सेकेंड वन नॉट गिवन हो सकता है, ठीक है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। Yes, no, not given answers are slightly different because they deal with opinion and true false not given deal with facts. तो yes no not given और true false not given में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट yes no not given जो होता है वो राइटर के ओपिनियन पे बेस्ड होता है और true false not given वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो स्टेटमेंट्स गिवन होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है। जो yes no not given वाला जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हमें रीड करके थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि उसको राइटर के ओपिनियन के तौर पे हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज जिसके अंदर हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को एकदम बारीकी से लर्न करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है उसमें हम लोग पहले हमारे कीवर्ड्स मार्क डाउन करेंगे, ठीक है। सो जब हमारे कीवर्ड्स नज़र आ जाएंगे यहाँ पे तो हम उसको मैच करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला कीवर्ड्स है एमा, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, एमा एंड हर कलीग्स, उसके साथ उसके कलीग्स, व द फर्स्ट पीपल, वो लोग पहले लोग थे, टू रिसर्च द प्रॉब्लम ऑफ मरीन डेब्रीज। तो मरीन डेब्रीज का जो प्रॉब्लम्स था उसमें एमा एंड हर कलीग वर द फर्स्ट पीपल टू डू अ रिसर्च। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम given line, from the given first line we found Emma here and we are looking for उसके colleagues, first people, marine debris। marine debris भी हमारा important keyword है, ठीक है। तो marine debris हमें जैसे ही दिखेगा हम लोग वहाँ पे stop करके उसको पहले highlight कर लेंगे। तो हमें marine debris भी दिख गया है और हमें एमा भी यहाँ पे दिख गया है। अब हमें ये ढूंढना है कि एमा और उसके colleague पहले लोग थे मरीन डेब्रिस की प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करने के लिए, क्या वो पहले लोग थे, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एमा इज़ अ मेंबर ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस मरीन डेब्री। ओके, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले या उसकी नहीं दी हुई है, हम लोग आगे थोड़ा रीड करेंगे। वर्किंग ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ साइंटिस्ट हु स्टडी अमॉन्ग अदर थिंग्स द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ मरीन डेब्रीज ऑल्सो नोन एज ओशन थ्रैश। Plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris in recent paper published in journal Ecology. Emma and her colleagues, Emma and her colleagues, we are coming more closer to the answer. Emma and her colleagues set out to determine how
many of those perceived risks are real. यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये सारी रिसर्च पहले से बहुत ज़्यादा हुई थी. दैट मीन्स एमा और उसके कॉलीग्स पहले लोग नहीं थे. तो हमारा आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा बिकॉज इंफॉर्मेशन ऑपोजिट है. वो लोग पहले लोग नहीं थे. ओके, हमारा नेक्स्ट वन है द क्रीचर्स मोस्ट इन डेंजर फ्रॉम ओशन थ्रैश आर सर्टन सी बर्ड्स. क्रीचर्स keyword most in danger are the seabirds. हमारे let's see. Often Emma, scientists will end a paper by speculating about the broader impacts of what they have found. For example, a study could show that certain seabirds, so we found the keyword seabirds, eat plastic bags and go on to warn that whole bird population are at risk of dying out. वो लोग ऐसा warn कर रहे हैं कि certain seabird ये plastic bags खा रहे हैं and because of that एक warning दी जा रही है कि they would die out. वो सारे ख़त्म हो जाएंगे. और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है? द क्रीचर्स मोस्ट इन डेंजर फ्रॉम ओशन थ्रैश आर सी बर्ड्स. इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को डेंजर है वो सी बर्ड्स है. ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें नहीं नज़र आ रही कि सी बर्ड को सबसे ज़्यादा खतरा है. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट गिवन. नेक्स्ट है द स्टडीज एमा हैज़ रिव्यूड have already proved that population of some birds will soon become extinct. So studies of Emma prove that population of some birds will become extinct. Extinct मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना. और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? Warn that whole population are at risk of dying out. But the truth was that nobody had yet tested those perceived threats. Emma says that wasn't a lot of information. That means ये अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया हुआ है. Okay? And यहाँ पे जो बोला गया है वो ये है कि studies Emma has reviewed have proved. ये proved किया हुआ है. और यहाँ पे क्या दिया है कि these tests nobody has tested those perceived threats. मतलब किसी ने भी इसको टेस्ट नहीं किया है. अगर कोई टेस्ट नहीं होगी तो वो प्रूव कैसे होगी? ओके, सो दोनों का मीनिंग ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स. Emma analyzed paper on the different kinds of danger caused by ocean thrash. So Emma analyzed some paper on different kinds of danger caused by ocean thrash. So we stopped here. हम अब यहाँ से शुरुआत करेंगे. Emma and her colleagues examined more than 100 papers on the impact of marine debris that were published through 2013. So एमा और उसके कॉलीग्स ने एग्जामिन किया था more than 100 papers. हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? more than 100 papers मतलब ज़्यादा पेपर्स. एनालाइज्ड पेपर्स प्लूरल में है. on the different kinds of dangers caused by ocean thrash. on impacts of marine debris मतलब ocean thrash. within each paper they asked what threats scientists had studied, 366 perceived threats in all, and what they'd actually found. That means around 366 threats were found. That means different kinds of danger. Danger is a synonym of threat. Okay, so it's true. Most of the research analyzed by Emma and her colleagues was badly designed. So most of the analysis was badly designed. मतलब कि
एमा और उसके कॉलीग्स ने जितने भी एनालिसिस किए थे, जितने भी रिसर्च किए थे, उसमें से ज़्यादातर बैडली डिज़ाइन थे, मतलब अच्छे से डिज़ाइन नहीं किए हुए थे. In 83% of cases, the perceived dangers of ocean thrush was proven true. हमें यहीं से पता चल जाता है कि इन लोग की स्टडीज़ में 83% ऑफ द केसेस डेंजर्स जो उन्होंने बताए थे was proven true, वो सही थे. 83% सही थे, मतलब मेजॉरिटी सही थी. यहाँ पे क्या बोला है कि ज़्यादातर बैडली डिज़ाइन थे. नो, इट वॉजंट, बिकॉज यहाँ पे बताया है कि 83% वॉज ट्रू, मतलब सही थे, वो सच थे. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स. ओके फ्रेंड्स, अब 6th और 7th आप लोग खुद करने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आंसर्स बताओ. उसके लिए आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा. ओके और जैसे आपका हो जाए आप लोग प्लीज़ कम बैक एंड रिज्यूम द वीडियो. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ये सॉल्व कर लिया होगा बाय नाउ और आपको आंसर्स भी मिल गए होंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. One study examined by Emma was expecting to find that mussels were harmed by eating plastics. So mussels एक sea creature है and it was harmed, मतलब इसको नुकसान हो रहा था प्लास्टिक खाने से. Strikingly, Emma says only one well-designed study failed to find the effect it was looking for. An investigation of mussels ingesting microscopic bits. The plastic moved from mussels' stomach to their bloodstreams. Scientists found and stayed there for weeks, but didn't seem to stress out the shellfish. While mussels may be fine eating thrush, though the analysis also gave a clearer picture of many ways that ocean debris is bothersome. It is harmful. It says it is harmful. It can be it can say कि mussels जो है वो thrush खा रहे हैं, they are eating the thrush, but this is bothersome, मतलब ये सोचने वाली, ये चिंता करने वाली बात है. ओके सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं true. And the last one, some mussels choose to eat plastic in preference to other natural diet. So यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मज़ल्स जो है वो प्लास्टिक को ईट करने का ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर नेचुरल डाइट. दूसरे चीज़ों से ज़्यादा मज़ल्स प्लास्टिक को खाना पसंद करते हैं. ठीक है, सो वाइल मज़ल्स मे बी फाइन ईटिंग थ्रैश, though the analysis also gave a clearer picture of many ways that ocean debris is bothersome. So it is eating thrush. It is eating trash, but यहाँ पे कुछ नहीं बताया है जिसके अंदर हम नेचुरल डाइट को देख सके. दैट मीन्स ये नॉट गिवन है. ओके, आई होप कि आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हो. मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कितने लोगों के दोनों आंसर्स करेक्ट है. आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए. इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ के अंदर डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. Perfect harmony.